तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गैसीय नियम को पढ़ने से पहले आपको पता ही है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, जो पदार्थ होते हैं, मैटर होता है, उनकी जो अवस्थाएं होती हैं, 5 अवस्थाएं होती हैं। कोई भी पदार्थ होता है, या तो वो सॉलिड स्टेट में होता है, ठोस अवस्था में, या लिक्विड स्टेट में होता है, द्रव अवस्था में, या गैसीय स्टेट में होता है, गैसीय अवस्था में। और 2 अवस्थाएं और हैं, ये भी मैंने आपको पढ़ाई हुई हैं, प्लाज्मा अवस्था और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ये भी एक अवस्था है, ये मैंने आपको पढ़ाई हुई है। तो आज हम मुख्य रूप से जो होती है ना, वो 3 अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। आज हम जो गैसीय अवस्था है इसके बारे में पढ़ रहे हैं, इसी के नियम हम पढ़ रहे हैं। तो जो गैसीय नियम होता है, पहले आपको थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए ना। जो सॉलिड होता है, कोई भी चीज अगर ठोस है, ठोस में क्या होता है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, मॉलिक्यूल्स, वो एक दूसरे से एकदम चिपके हुए हैं, मतलब एकदम क्लोज होते हैं, आप देख रहे हैं, तब ये चीज ठोस बनती है, मजबूत बनती है। और लिक्विड में क्या होता है, ये जो अणु है थोड़े थोड़े दूर होते हैं, आप देखने में थोड़ा थोड़ा गैप है। और उसमें जो गैस होता है, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, आप देख रहे हैं, दोनों के मुकाबले इनमें स्पेस ज्यादा है, गैप ज्यादा है, ये जगह भी ज्यादा घेरते हैं गैस। और गैस आपको देखते हैं कि अगर पानी है, पानी अगर आपने 1 लीटर पानी है, अगर उसको आप किसी बर्तन में डालेंगे तो 1 ही लीटर रहेगा ना, और बर्तन का आकार, पानी बर्तन के आकार के जैसा अपना आकार ले लेगा, लेकिन वो ये नहीं है कि अपना आयतन बढ़ा ले। लेकिन जो गैस है, अगर उसे आप छोटी शीशी में रखेंगे तो गैस है, लेकिन अगर बड़ी बोतल में भी वो गैस डाल देंगे, पूरी बोतल में वो गैस फैल जाएगी। अगर बोतल का ढक्कन खोल देंगे तो कमरे में वो खुशबू या जो भी बदबू है फैल जाएगी। तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो एक दूसरे से काफी दूर होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, थोड़ा बेसिक है। उसके बाद देखिए, जो गैसीय अवस्था है, नियम तो हम पढ़ेंगे, पहले बेसिक जानना जरूरी है, कि मैं हमेशा वीडियो में क्या करता हूँ, पहले आपको बेसिक समझा देता हूँ। तो गैसीय अवस्था में जो पदार्थ का आकार एवं आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। किसी भी गैस का कोई आकार होता है? नहीं होता। और किसी भी गैस का कोई आयतन होता है? आयतन भी नहीं होता। क्योंकि अगर हम कोई बहुत बड़ा सिलेंडर है, उसकी गैस जो है ना, वो छोटे सिलेंडर में भी दबा के भर सकते हैं, ठीक है, तो हम सीएनजी कहते हैं, कंप्रेस करके भर सकते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स फिर करीब आ जाएंगे जो दूर दूर हैं। तो इसका आयतन और आकार दोनों ही अनिश्चित होता है। और गैसों में जो अंतर आणविक स्थान होता है, यानी कि इंटरमोलिकुलर स्पेस, वो बहुत अधिक होता है। जैसे इसके मॉलिक्यूल हैं, इनके जो स्पेस है इनके बीच में, वो अधिक होता है। किसके मुकाबले में? सॉलिड और लिक्विड के मुकाबले में इनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस ज्यादा होता है। इसलिए इनमें उच्च संपीड़ितता यानी कि हाई कंप्रेसिबिलिटी का गुण होता है। इसीलिए गैसों को कंप्रेस यानी कि आप समझ लीजिए दबाया जा सकता है, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं। जितने मॉलिक्यूल्स दूर होंगे, इसको हम कंप्रेस करेंगे, दबाएंगे तो ये निकट आएंगे। लेकिन जैसे सॉलिड है, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स पहले ही इतने निकट हैं कि उसको ज्यादा दबाया नहीं जा सकता। और लिक्विड है, उसके थोड़े दूर हैं, लेकिन इतने ज्यादा नहीं है। लेकिन गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा दूर है, इसलिए इनको ज्यादा कंप्रेस किया जा सकता है। और गैसों के कणों के मध्य जो आकर्षण बल होता है ना, जो इनके बीच में, क्योंकि कोई भी 2 पार्टिकल हैं, उनके बीच में चाहे बहुत ही कम हो, लेकिन आकर्षण बल, अट्रैक्शन होता ही है। लेकिन जो गैसों के कणों के मध्य है, इनका आकर्षण बल इनमें भी होता है, लेकिन वो भी काफी कम, मतलब कि नगण्य रूप में होता है, जिसे हम कहते हैं कि ना के बराबर होता है, लेकिन ना के बराबर। इसलिए गैसों के अणु तीव्र गति से अनियमित गति करते हैं, इनके बीच में नगण्य आकर्षण होता है, अट्रैक्शन होता है, इसलिए तीव्र गति से क्या करते हैं, मोशन करते हैं, गति करते हैं। और उदाहरण के रूप में गैसों के उदाहरण क्या है, आपको पता है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है। ये गैसीय अवस्था के बारे में है। तो जो गैस होती है ना, इसे हम 2 भागों में विभाजित कर देते हैं। आदर्श गैस, जिसे आइडियल गैस कह देते हैं, और वास्तविक गैस, जिसे हम रियल गैस कहते हैं। तो जो आइडियल गैस होती है ना, आइडियल कोई भी चीज नहीं होती, आइडियल मतलब कि आदर्श कोई भी चीज नहीं होती। आदर्श ये खाली कल्पना की मात्रा है, मतलब कि काल्पनिक है। आइडियल आपको पता है, कोई भी कहते हैं कि ये मेरे कोई भी बालक है, आदर्श बालक होता है कोई? नहीं होता। आदर्श स्टूडेंट, विद्यार्थी होता है, जो मतलब सुबह उठे, प्रातः काल उठे, स्नान करे, फिर मतलब जो भी बताया जाता है। आदर्श कोई चीज नहीं होती, ये काफी एक कल्पना है। तो ऐसे ही आदर्श गैस जो होती है ना, ये काल्पनिक गैस है, मतलब कल्पना की जाती है, इसे आदर्श गैस कहते हैं। इसके जो अणु होते हैं बहुत छोटे होते हैं, और ऐसा मानते हैं कि वे कोई स्थान नहीं घेरेंगे, और इन अणुओं के बीच कोई आकर्षण या बल नहीं होता। जैसे हमें पता है, जो वास्तविक गैस होती है उनमें आकर्षण बल होता है, चाहे वो ना के बराबर हो, लेकिन होगा। लेकिन आदर्श गैस में ये माना जाता है कि आकर्षण बल होता ही नहीं है, इनके अणुओं के बीच आकर्षण बल नहीं होगा। और ये गैस पूरी तरह से, जो गैस के नियम है, जो आगे हम पढ़ेंगे, बॉयल ने नियम दिया है, चार्ल्स ने नियम दिया है, हम आगे पढ़ेंगे, इनका पालन करती है। और ये सिर्फ एक सिद्धांत है, जो कि वास्तविक गैस को समझने में मदद करता है। एक थ्योरी दी गई है, जिससे हम वास्तविक गैस को समझ सकते हैं। और वास्तविक गैसों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। प्रश्न भी यहीं से बनते हैं कि जो वास्तविक गैसें होती हैं, ये गैर आदर्श गैसें ही हैं, यानी कि ये आदर्श गैसें नहीं हैं, जिनके अणु स्थान घेरते हैं, इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्थान घेरते हैं और परस्पर क्रिया भी करते हैं। और गैसों के अणुओं के बीच आकर्षण होता है, नगण्य होता है, ना के बराबर होता है, लेकिन आकर्षण होता है। तो आगे हम देखते हैं। देखिए, जो गैस होती है ना, गैसेस होती हैं, इनके जो गुण होते हैं वो 3 फैक्टर पे डिपेंड होते हैं। याद रखिएगा, कोई भी गैस होगी, उसके जो गुण देखने को मिलेंगे, प्रॉपर्टीज देखने को मिलेंगी, वो 3 फैक्टर पे डिपेंड करती हैं। पहला है दाब, उस पर प्रेशर कितना अप्लाई किया गया है। दूसरा है ताप, टेम्परेचर, और तीसरा है आयतन। आगे हम जो नियम पढ़ेंगे, आप
बार बार इन्हीं दाब, ताप और आयतन को देखेंगे, इन्हीं पर नियम घूमेगा। याद रखेगा, कोई भी गैसीय गुण है, किसी भी गैस की प्रॉपर्टी इस पर डिपेंड करती है, दाब, ताप और आयतन पर। तो जो गैसीय नियम है, आज हम कौन कौन से नियम पढ़ेंगे और यही नियम एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो चार्ल्स का नियम, बॉयल का नियम, या लुसेक का नियम, अवोगाद्रो का नियम, डॉल्टन का नियम और आदर्श गैस नियम। आज की इस वीडियो में हम सारे नियम पढ़ेंगे एनिमेशन की सहायता से, और इनके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, एक एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी, मतलब एक या दो आपको साथ में करवा दूंगा, और लास्ट में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख लेंगे। तो सबसे पहले हम कौन सा नियम पढ़ें? चार्ल्स का नियम पढ़ते हैं। चार्ल्स का नियम देखते हैं। तो नियत दाब पर किसी गैस का आयतन उसके तापमान के समानुपाती होता है, अर्थात तापमान बढ़ाने पर आयतन भी बढ़ेगा। अब आप कहेंगे कि चार्ल्स भैया ने क्या कह दिया? तो देखिए, चार्ल्स ने क्या कहा है, इसको हम तोड़ तोड़ कर पढ़ते हैं कि नियत दाब, नियत मतलब कि कांस्टेंट, जो चीज स्थिर है, चेंज ना हो। तो प्रेशर क्या है, इसमें कांस्टेंट है। और किसी गैस का जो आयतन है, आयतन यानी कि वॉल्यूम, उसके तापमान के समानुपाती होता है। कि जब हम प्रेशर को चेंज ना करें, स्थिर रखें, तो जो आयतन है ना किसी गैस का, ये तापमान, तापमान यानी कि टेम्परेचर के बराबर होगा। समानुपाती क्या होता है? उसी के सेम अनुपात में, अर्थात तापमान बढ़ाने पर आयतन भी बढ़ेगा, अगर तापमान को कम किया जाएगा तो आयतन कम होगा। ये चार्ल्स का नियम कहता है। कैसे, इसको और अच्छे से मैं आपको समझाता हूँ। आगे देखिए, यहाँ पर ये क्या, पिस्टन। कोई भी चीज होती है, जब हम पिचकारी चलाते हैं ना, तो पिचकारी जब चलाते हैं तो एक पिस्टन होता है ना, पानी भरा होता है, ये पिस्टन पानी को आगे ढकेलता है, ये पिस्टन है। इसमें क्या किया गया है कि चार्ल्स ने क्या कहा है कि जो प्रेशर है, प्रेशर को स्थिर रखना है, प्रेशर को हम चेंज नहीं करेंगे। हम क्या बढ़ाएंगे? टेम्परेचर बढ़ाएंगे। उसमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होगा कि जो गैस के मोलिक्यूल्स है ना, या देखिए मोलिक्यूल्स हैं, ये जो अणु है, ये इनका आयतन बढ़ेगा। आयतन आप देख रहे हैं ना, जैसे टेम्परेचर कम हो रहा है आयतन कम हो रहा है, टेम्परेचर जैसे बढ़ रहा है आयतन बढ़ रहा है। तो वॉल्यूम, टेम्परेचर के बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ेगा। आपको समझ आ गया? कोई भी चीज जैसे गर्म करेंगे, वो आपको पता है ना, गैस को अगर गर्म करेंगे तो उसका फैलाव होगा। तो टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होगा? आयतन बढ़ेगा, और टेम्परेचर के कम होने से आयतन कम होगा। ये आसान भाषा में है चार्ल्स का नियम। पर एक चीज याद रखेगा, इसमें जो प्रेशर है, जो दाब है, वो स्थिर रहना चाहिए, दाब में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ये हमने चार्ल्स का नियम समझा। आशा करता हूँ आपको चार्ल्स का नियम समझ आ गया होगा। तो चार्ल्स के नियम का समीकरण क्या है? समीकरण आपको याद रखना है कि जो वॉल्यूम होता है ना, ये टेम्परेचर के समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या होता है? जैसे आप समझिए कि 5 रुपए में 10 टॉफियां आती हैं। 5 रुपए में कितनी टॉफियां आती हैं? 10। तो 10 रुपए में कितनी टॉफियां आएंगी? बताइए, 20 टॉफियां आएंगी ना। ये आपको कैसे पता चला? आपने इनडायरेक्टली यही किया है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट ही किया है। देखिए कैसे, रेशियो अगर आप इसकी देखेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1:2 इसकी रेशियो है। इसमें भी आप देखेंगे तो 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 1:2 इसकी भी रेशियो है। तो समान अनुपात, इसी को कहते हैं समानुपाती। अनुपात आप देख रहे हैं समान है, यानी कि अगर कोई चीज बढ़ रही है तो वो भी बढ़ेगी। मतलब 5 रुपए में अगर 10 टॉफी आ रही हैं, अगर हमने रुपए ज्यादा खर्च किए, रुपए बढ़ाए, तो टॉफियां भी बढ़ेंगी। इसी को समानुपाती कहा जाता है। देखो, हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट कह देते हैं इंग्लिश में, कि उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है, वो बढ़ेगा तो वही उसमें फर्क पड़ेगा। इसमें चार्ल्स ने क्या बताया है कि वॉल्यूम जो है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है, कि अगर हम ताप को बढ़ाएंगे तो आयतन भी बढ़ेगा। ये इसका फॉर्मूला है। तो आपको पता है कि केमिस्ट्री में जब भी ये साइन हटाया जाता है, एक नियतांक आता है, नियतांक जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि V इक्वल टू टी, यानी कि जो वॉल्यूम है वो तापमान डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, टी इसके नीचे भी लिख सकते हैं, अगर हम इस साइड लेकर आए। क्योंकि अगर जब भी क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल आएगा, तो न्यूमेरिकल में क्या होगा, आपको 2 गैसें दी होंगी, एक गैस का आयतन दिया होगा, दूसरी गैस का भी आयतन दिया होगा, टेम्परेचर दिया होगा, दूसरी का पता करना होगा। तो फॉर्मूला कैसे बन जाएगा? तो V/T, ये गैस का भी V/T। लेकिन ऐसे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सी गैस का कौन सा वॉल्यूम है। तो एक को 1 मान लो, पहली गैस को, तो दूसरी गैस को 2 मान लो। ये फॉर्मूला बन जाता है V/T1 इक्वल टू V/T2। ये जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तब ये फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं हम। ये क्वेश्चन है कि 15 डिग्री सेल्सियस पर एक गैस का जो आयतन है वो 360 ml है। और यदि दाब को स्थिर रखा गया, जैसे इन्होंने बताया कि दाब को स्थिर रखा गया, हमारे दिमाग की बत्ती चली। तो चार्ल्स का नियम है जिसमें दाब स्थिर रहता है। जैसे दाब को स्थिर रखा गया तो किस ताप पर उस गैस का जो आयतन है 400 ml हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या क्या दिया है पहले वो देख लेते हैं। तो पहले हमें बताया है कि 15 डिग्री सेल्सियस, तो एक गैस है, तो हम T1 मांग लेते हैं, टेम्परेचर 1 कितना बताया, 15 डिग्री सेल्सियस हमने लिख लिया। उसके बाद बताया गैस का आयतन कितना है, 360 ml है। तो आयतन यानी वॉल्यूम, इसको V1 मान लेते हैं कि पहली गैस का जो आयतन है वो 360 है। उसके बाद क्या देखते हैं कि दाब को स्थिर रखा गया है, ठीक है। तो किस ताप पर उस गैस का आयतन 400 ml हो जाएगा। तो किस ताप पर, यानी T2 पता करना है कि किस ताप पर गैस का आयतन, उस गैस का आयतन कितना हो जाएगा। तो 400 ml, V2 कितना हो जाएगा, 400 ml हो जाएगा। ये हमें इक्वेशन, मतलब ये हमें बताया गया है। अब हमें पता ही है चार्ल्स के नियम का फॉर्मूला क्या होता है, V1/T1 इक्वल टू V2/T2।
इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि टेम्परेचर को ऊपर रख लें कि T1/V1 T2/V2, यानी कि वॉल्यूम को चाहे अगर यहाँ पर वॉल्यूम ऊपर है तो यहाँ पर भी ऊपर होगा, टेम्परेचर नीचे है तो टेम्परेचर नीचे रहेगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। अगर आप टेम्परेचर को ऊपर रखते हैं तो वॉल्यूम के नीचे रखना पड़ेगा। आप कुछ भी ऊपर रख लें तो मतलब, पर आपको ये याद रखना है कि आमने सामने वही होना चाहिए, इधर टेम्परेचर है तो इधर भी टेम्परेचर हो। समझ गए आप? तो हम इस फॉर्मूला को लगाते हैं V1/T1 = V/V2/T2। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जब ये नियम लगाना है ना, तो जो टेम्परेचर है वो हमेशा केल्विन में लेना है। मैंने आपको सेल्सियस को केल्विन में बदलना, केल्विन को सेल्सियस में बदलना सिखाया हुआ है। तो जब भी सेल्सियस को केल्विन में बदलना होता है ना, तो कुछ नहीं करना होता। केल्विन में हमें क्या करना होता है कि जो सेल्सियस है बस इसमें 273 ऐड कर देना है, तो सेल्सियस प्लस 273 केल्विन के बराबर आ जाता है। समझ गए आप? जब भी सेल्सियस दिया होगा उसमें बस 273 ऐड कर देंगे, वो केल्विन में बदल जाएगा। अब देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो 15 डिग्री सेल्सियस पर ये फॉर्मूला हो गया ना, V1/T1 ये रहा। तो V1 कितना है? V1 हमने देखा 360 लिख लिया। T1 कितना है? T1 15 है लेकिन 273 ऐड हो जाएगा, इस सेल्सियस में है, हम केल्विन में बदलेंगे। उसके बाद V2 कितना है? V2 400 है, 400 लिख दिया। T2 तो पता ही करना है, बस अब सोल्व कर लीजिए, सिंपली जैसे सोल्व होता है। 360 बटे 288 आ जाएगा, 400 बटा T2 आ जाएगा। इसको आप कटिंग करेंगे, T2 की वैल्यू आ जाएगी 320 केल्विन। लेकिन याद रखिएगा, कई बार परीक्षा में क्या होता है कि जो ऑप्शन होता है वो सेल्सियस में दिए होते हैं, सेल्सियस में दिया होता है। तब आप ध्यान रखिएगा, अगर केल्विन में पूछा तो 320 केल्विन आ जाएगा, लेकिन अगर उन्होंने आपसे सेल्सियस में पूछ लिया तो कुछ नहीं करना। हमने बदला कैसे था, मतलब कि सेल्सियस को केल्विन में बदला कैसे था? 273 ऐड किए थे, अब वापस सेल्सियस में जाना है, तो बताइए कॉमन सेंस क्या कहती है? इसको 273 लेस कर देंगे, वापस जाएंगे तो लेस करेंगे ना, तो ये सेल्सियस में वापस आ जाएगा। अगर केल्विन में है तो कुछ नहीं करना, लेकिन ऑप्शन अगर सेल्सियस में है, ज़्यादातर सेल्सियस में ही ऑप्शन होगा, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर सेल्सियस में दिया है तो ऑप्शन भी सेल्सियस में ही होगा। तो सेल्सियस में है तो 273 लेस कर देना। तो इस प्रकार न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। मैंने आपको बता दिया कि चार्ल्स का नियम दिया होगा तो कैसे है कि उसमें दाब स्थिर रहता है और टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ता है, और इस प्रकार इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चार्ल्स का नियम हमने पढ़ लिया, तो आगे हम बॉयल का नियम देखते हैं। चार्ल्स का नियम हमने पढ़ लिया, तो बॉयल ने क्या कहा है? स्थिर ताप पर, एक बात मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि काफी कंफ्यूजन हो सकती है आपको। देखिए, 3 मेन वैज्ञानिक हैं, एक चार्ल्स हैं, एक बॉयल हैं, और तीसरे में आगे भी पढ़ेंगे गै-लुसैक। तो हमने पढ़ा था ना कि जो गैस की प्रॉपर्टी होती हैं, एक तो प्रेशर, दूसरा वॉल्यूम यानी कि आयतन, और तीसरा टेम्परेचर। इन 3 चीजों पर डिपेंड करती है जो गैस की प्रॉपर्टीज होती है। इन तीनों वैज्ञानिकों ने क्या किया कि एक एक चीज को कांस्टेंट मान के 2 चीजों में रिलेशन बताया है। यानी कि एक वैज्ञानिक ने क्या किया कि प्रेशर को कहा इसको हम छेड़ेंगे नहीं, अब इनके बीच में देखेंगे क्या रिलेशन है इन दोनों के बीच में। इन्होंने कहा ठीक है, मैं वॉल्यूम को नहीं छेड़ूंगा और P और T यानी कि उसके प्रेशर और टेम्परेचर में परिवर्तन देखूंगा। तीसरे ने कहा ठीक है, उन्होंने P भी देख लिया, मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट रखूंगा और फिर P और V के बीच में रिलेशन देखूंगा। इस प्रकार तीनों वैज्ञानिकों ने एक एक चीज को कांस्टेंट माना है, तो बाकी दो चीजें हैं उनमें रिलेशन देखने को मिलेगा। तो अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे परीक्षा में प्रश्न क्या बनता है कि बॉयल का जो गैसीय नियम है उनमें इन 2 चीजों के बीच में रिलेशन देखने को मिलता है, संबंध देखने को मिलता है, ताप और आयतन के बीच में, ताप और आयतन के बीच में। तो इसको आप, एक ट्रिक क्या है ऐसे याद रख लेना क्योंकि वैसे कंफ्यूजन होती है। एक है टीबी, दूसरा है पीसी आपको पता है ना, पर्सनल कंप्यूटर हो जाता है शॉर्ट फॉर्म में, और टीबी, पीसी और वीजी। तो कहेंगे इससे क्या होगा, जब आप क्वेश्चन लगाएंगे ना तो ये बहुत काम आएगा। कैसे? क्योंकि क्या होगा, हमें बस ये पता होना चाहिए कि कांस्टेंट कौन सी है, स्थिर कौन सी है, तो बाकी जो 2 चीजें बची उनके बीच में रिलेशन होगा। जैसे 20 मतलब हो गया बॉयल, ये जो बॉयल ने नियम दिया है उसमें जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर यानी ताप कांस्टेंट रहेगा, तो बचा क्या? P और V, यही 2 बचा। यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम में हमें वो संबंध देखने को मिलेगा बॉयल के नियम में। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि देखिए, वॉल्यूम यानी कि आयतन और दाब यानी प्रेशर, तो इन दोनों के बीच में संबंध देखने को मिलेगा। अब पीसी, यहाँ पर जो सी है, सी यानी चार्ल्स, और पी जो पहला वाला हमारा अल्फाबेट है, ये हमें बताएगा कौन सी चीज स्थिर है। इसमें प्रेशर स्थिर रहेगा, दाब स्थिर रहेगा, तो जब प्रेशर स्थिर रहेगा तो टी और वी इनके बीच में रिलेशन देखने को मिलेगा। हमने पीछे पढ़ा ना कि चार्ल्स के नियम में दाब स्थिर रहता है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर आयतन बढ़ता है। अब ये भी हमें याद हो गया। अब तीसरे हम देखेंगे गै-लुसैक का नियम, उसमें वी यानी कि आयतन को स्थिर रखा जाएगा, जब वी स्थिर रहेगा तो टेम्परेचर और प्रेशर इन दोनों के बीच में रिलेशन देखने को मिलेगा। इस प्रकार आप लिख लेंगे ना, तो आपको टॉपिक तो मैं पूरा समझा रहा हूँ, लेकिन ये चीजें भी तो याद रहनी चाहिए कि परीक्षा में तो ये भी काम आएगा। वहां पर तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए जो बॉयल का नियम है, बॉयल का गैसीय नियम है, इनमें निम्नलिखित में से किन दोनों के बीच में संबंध देखने को मिलता है, दाब आयतन, ताप आयतन। तो वहां पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ऐसे आपको रखना टीबी, पीसी, वीजी, बस। टीबी यानी कि जो दूसरा अल्फाबेट होगा वो साइंटिस्ट का होगा या जिसने नियम दिया है, और जो पहला होगा वो चीज स्थिर है। तो टीबी में टी स्थिर है तो बचा पीवी, पीसी में पी स्थिर है तो बचा टीवी, बीजी में भी स्थिर है तो बचा टीपी। ऐसे आप याद रखेंगे। समझ गए आप? तो अब हम इसको पढ़ते हैं, बॉयल के नियम को पढ़ते हैं।
ये चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए, क्योंकि आपको कोई बताता नहीं है, आपको बस पढ़ा के चले गए। लेकिन परीक्षा में यही चीज़ें काम आती हैं, जो छोटी छोटी ट्रिक होती है ना, जो हम अपने आप से बनाते हैं, यही वहाँ पर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में क्वेश्चन आता है, सेकंडों में क्वेश्चन करना होता है। तो देखिए क्या है, स्थिर ताप यानी कि टेम्परेचर को स्थिर माना गया है। किसी गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है ऑपोजिट, यानी कि एक चीज अगर बढ़ेगी तो दूसरी चीज में कमी आएगी। समानुपाती में क्या होता है कि अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती इसका उल्टा है कि अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज में कमी आएगी। समझ गए? एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज में क्या आएगी? कमी आएगी। ये होता है व्युत्क्रमानुपाती। तो बॉयल का नियम क्या कहता है कि किसी गैस का जो आयतन होता है ना, आयतन यानी कि वॉल्यूम, ये दाब के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अर्थात कि अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे ना तो जो उसका आयतन होगा घट जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। दाब बढ़ाने पर आयतन घट जाएगा। तो हमने बॉयल का नियम अभी ट्रिक देखी थी ना, क्या लिखा था हमने? टी पी। तो टेम्परेचर क्या है? स्थिर है। तो रिलेशन बचा किसमें? पी और वी। पी यानी कि प्रेशर यानी दाब, और वी यानी कि वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी कि आयतन। इन दोनों में रिलेशन देखने को मिल रहा है, आयतन और दाब में, और ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। अर्थात हम दाब बढ़ाएंगे तो आयतन घट जाएगा। समझ नहीं आया? आगे समझिए, यहाँ पर देखिए। तो हमने इसमें किसमें, बॉयल के नियम में किसको कांस्टेंट रखा है? तो हमने ताप को कांस्टेंट रखा है बॉयल के नियम में। तो ताप आप देखेंगे, ये इसको हमने फिक्स रख दिया। अब हम बढ़ा क्या रहे हैं? तो प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, प्रेशर को बढ़ा रहे हैं। जब हम दाब को बढ़ाएंगे, ऊपर से देखिए प्रेशर को बढ़ाया जा रहा है, तो दाब को जैसे ही बढ़ाया जाएगा तो क्या होगा? उसके आयतन में आप देख रहे हैं, ऊपर से अगर दाब बढ़ेगा तो यहाँ पर एनिमेशन की सहायता देखिए, दाब ऊपर से बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है? उसके मॉलिक्यूल्स एकदम चिपक जा रहे हैं, करीब आ रहे हैं, यानी कि आयतन कम हो रहा है। दाब घटा रहे हैं तो आयतन बढ़ रहा है। तो इनवर्सली व्युत्क्रमानुपाती है कि अगर हम दाब को बढ़ाएंगे तो आयतन में कमी आएगी। आप वैसे समझिए ना, आप ऐसे समझिए कि कोई तकिया है, तकिए से समझिए, तकिए में रुई है, अंदर क्या हवा भी होगी। तो जब हम तकिए को दबाते हैं तो तकिया दबता है ना, तो आयतन में कमी आती है कि नहीं? वो चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, तो छोड़ते हैं तो वापस हो जाता है। तो किसी चीज़ को दबाएंगे तो उसके आयतन में कमी आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना। तो यही है बॉयल का नियम कि अगर हम दाब को बढ़ाएंगे तो आयतन में कमी आएगी। ये किसका नियम है? ये बॉयल का नियम है। दाब बढ़ाने पर आयतन घट जाता है। तो इसका जो ना फॉर्मूला क्या है? ये जो वॉल्यूम होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है ये प्रेशर के। अगर ये समानुपाती होता ना तो हम ऐसे लिख देते, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती है तो एक मतलब बटे में लिखते हैं नीचे प्रेशर के, ये व्युत्क्रमानुपाती का मतलब। तो इसको हम अगर हम ऐसे कांस्टेंट हटा देंगे, आपको पता है कि इसको हटाएंगे तो कांस्टेंट आता है, ये अपॉन पी आएगा, लेकिन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इससे मल्टीप्लाई कर दो, पी वी, ऐसे पी वी। फॉर्मूला क्या होगा कि अगर दो गैसें हैं तो पी वी इक्वल टू पी वी, यानी कि पहली गैस और दूसरी गैस। इस प्रकार इसका फॉर्मूला बन जाता है दूसरी गैस। तो न्यूमेरिकल देख लेते हैं, बस आपको ऐसे याद रखना है, P1 इक्वल टू P2 V2। जैसे देखिए आगे हम फॉर्मूला क्वेश्चन देखते हैं। इस 700 mm पारे के दाब पर किसी गैस का जो आयतन है 500 ml है, तो दाब को और कितना बढ़ाया जाए कि आयतन घटकर 100 ml हो जाए? एक चीज बढ़ रही है, एक चीज घट रही है। आपको पता ही है कि जब दाब को बढ़ाया जा रहा है, आयतन घट रहा है, तो क्या हो रहा है? मतलब कि ये बॉयल का नियम है, और बॉयल के नियम का फॉर्मूला आपको पता ही है, P1 B1 P2 V2। पहले में प्रेशर कितना है? 700 mm, 700 लिख दिया, और वॉल्यूम कितना है? तो 500 ml, 500 लिख दिया, इक्वल टू दाब को कितना बढ़ाया जाए, यानी दाब हमें पता करना है P2, कि आयतन घटकर 100 ml हो जाए। आयतन कितना है? 100 मल्टीप्लाई 100। तो इसको हम कटिंग कर देंगे, तो 2 जीरो से इधर 2 जीरो कट गई, तो बचा कितना देखिए, है ना, 700 मल्टीप्लाई कितना है? 500, और इधर कितना है? P2 मल्टीप्लाई कितना है? 10। तो आपको पता है कि ये 2 जीरो इक्वल टू के इधर वाले से कट जाती हैं, ये 2 जीरो कट गई, बचा कितना? 700 गुना 5 कितना हो गया? 7 पचे 3500, 3500 हो गया, और P2। तो P2, अब आप सोचेंगे यही आंसर हो गया, पर ये आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 700 mm पारे के दाब पर किसी गैस का आयतन 500 ml है। ये रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो दाब को और कितना बढ़ाया जाए? यहाँ पर इन्होंने दाब नहीं पूछा है, यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि दाब को कितना बढ़ाया जा रहा है कि जो आयतन है वो घटकर 100 ml हो जाए। जैसे आप समझ लीजिए कि किसी बच्चे की पॉकेट मनी 100 रुपये है, अब उसकी पॉकेट मनी जो उसके पेरेंट्स हैं उन्होंने कर दी 500 रुपये। तो अगर उससे पूछा जाता कि अब पॉकेट मनी कितनी है, तो 500, लेकिन ये पूछा है कि पॉकेट मनी कितनी बढ़ाई गई है, बढ़ाई कितनी गई है? तो 400 रुपये बढ़ाई गई है। पहले 100 थी, 500 गई, तो 400 बढ़ी है ना। तो यहाँ क्या पूछा गया कि दाब को कितना बढ़ाया जाए, तो बढ़ाया कितना जाए? तो अब 3500 हो गया है, पहले कितना था? तो पहले 700 था, यानी कि 2800 बढ़ाया जाएगा, तब उसका जो आयतन है इतना हो जाएगा। आप समझ गए? ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, इसलिए मैंने सोचा इसी को करा दूं आपको। अगर सीधा पूछ लेता तो यहीं पर आंसर आ जाता, इन्होंने बढ़ाया क्या पूछा है ना, हम इसको लेस करके निकालेंगे। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं एक और। 750 mm पारे के दाब पर जो आयतन है इतना है 120, तो किस आयतन पर उसका दाब 760 mm पार हो जाएगा? P1 कितना दिया है? 750, P1 दिया है 120, और अपना P2 दिया है 760, और V2 पता करना है। बस इसको पुट कर दो, अब तो आपके लिए आसान है ना।
और इसको पुट कर देना है और इसको सोल्व कर देना है, आपका आंसर निकल आएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करना है। तो हमने चार्ल्स का नियम पढ़ लिया, बोयल का नियम पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं गैल-लुसैक का नियम। तो इस नियम को भी दाब का नियम कहा जाता है, इसको दाब का नियम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अभी आपको समझ आ जाएगा। इसके अनुसार नियत आयतन पर इन्होंने क्या किया है, गैल-लुसैक हमने कहा था ना BG, गैल-लुसैक का नियम है। इसमें क्या स्थिर रखा गया है, आयतन को स्थिर रखा गया है। तो जब आयतन को स्थिर रखा जाएगा, तीन ही चीजें होती थी, एक P था यानी कि प्रेशर था, एक वॉल्यूम था, एक टेम्परेचर था। इन्होंने इसको स्थिर रख दिया। रिलेशन किसके बीच में होगा, यानी कि टेम्परेचर और किसके बीच में होगा, प्रेशर। इन दोनों के बीच में होगा ना, टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में। प्रेशर के बारे में इन्होंने बताया, इसलिए इसे दाब का नियम भी कहते हैं। तो इसमें इन्होंने स्थिर किसको रखा है, तो आयतन को स्थिर रखा है। इन्होंने कहा है कि अगर नियत आयतन यानी कि आयतन को स्थिर रख दिया जाए तो किसी गैस का जो दाब होता है ना, दाब प्रेशर, ये तापमान के समानुपाती होता है। अर्थात अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, उसका दाब भी बढ़ेगा। आप समझ लीजिए, या वाइस वर्सा, कि दाब बढ़ाने पर टेम्परेचर बढ़ेगा या ताप बढ़ाने पर क्या है, दाब वो बढ़ जाएगा। यानी कि प्रेशर और टेम्परेचर इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ाने पर भी टेम्परेचर बढ़ेगा। दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। समझ गए आप। किसी चीज को, अगर आप किसी चीज को दबाएं, प्रेशर करें तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और उसको आप प्रेशर कम कर दें तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। ये इन्होंने बताया है। तो इसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है, मतलब कि एक ही अनुपात है, ऐसे लिख सकते हैं ना, P1 T1, तो एक हो जाएगा P2 लिख दो T2। प्रकार इसको सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर प्रेशर के बारे में बताया गया है, इसीलिए इसे दाब का नियम भी कहते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर किसी गैस का जो दाब है तो 20 mm पारा है के बराबर है, तो 27 डिग्री सेल्सियस पर का दाब कितना होगा। तो हमें पता है कि जब हम नियम लगाएंगे तो जो सेल्सियस है ना, इसको पहले केल्विन में बदलेंगे। T1 कितना दिया हुआ है, प्रेशर कितना दिया हुआ है, तो दाब दिया हुआ है 120 mm। ठीक है, T1 तो 0 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन बदलना किस में है, तो केल्विन में। 273 ऐड कर दोगे तो 2 केल्विन हो गया। अब प्रेशर 2 कितना है, तो पता ही हमें करना है दाब कितना होगा। अब अपना क्या कहते हैं, उसका टेम्परेचर कितना है, तो 27 है, 27 है सेल्सियस में, 73 ऐड कर दो तो 300 केल्विन हो गया। फॉर्मूला क्या है, P1 T1 इक्वल टू P2 T2। तो आप करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आसान है, बस आपको पता होना चाहिए कि इसे सोल्व कैसे करते हैं। ये गैल-लुसैक का नियम हो जाएगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमने देख लिया। अब आगे हम एवोगाड्रो का नियम पढ़ते हैं। हमने मेन जो 3 नियम थे ना, चार्ल्स का नियम, बोयल का नियम और तीसरा कौन सा था, गैल-लुसैक का नियम, ये मेन है। लेकिन आगे वाले नियम भी मैं आपको पढ़ा देता हूँ, क्योंकि ये भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, पर इंपॉर्टेंट वही तीनों हैं। आगे हम एवोगाड्रो का नियम देखते हैं, और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना मत भूलना। तो एवोगाड्रो का नियम क्या होता है, तो एवोगाड्रो के नियम के अनुसार समान ताप यानी कि सेम टेम्परेचर एवं दाब पर, यानी कि टेम्परेचर और जो उसका प्रेशर है, अगर उसे समान रखा जाए तो सभी गैसों का एक समान आयतन में जो उपस्थित अणुओं की संख्या होती है ना, वो समान होती है। ये इन्होंने कहा है कि सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पर जो उसमें एक समान आयतन में और गैसों के एक समान आयतन में जो अणुओं की संख्या होती है वो एक समान होती है। अब आप कहेंगे ये क्या होता है, तो आपको पता है ना एवोगाड्रो संख्या क्या है, 6.022 गुना 10 की पावर 23। ये मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है। तो एक मोल गैस में इतने अणु होते हैं, जैसे जो गैस के अंदर आपको पता है ना मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उन्हीं से गैस में बनी है, बस दूर दूर होते हैं। तो अगर एक मोल गैस होगा ना, उसके अगर हम मॉलिक्यूल्स गिनने बैठे तो उसके मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, तो इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये किसने बताया, तो एवोगाड्रो ने बताया कि इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। इन्होंने बताया कि कोई भी गैस हो, अगर उसका टेम्परेचर और प्रेशर समान है, में इतने मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे। इसी को हम अर्थात ताप एवं दाब की अपरिवर्तित स्थिति में किसी भी गैस का आयतन, जो उसका आयतन है, यही मॉलिक्यूल्स तो उसका आयतन डिसाइड करते हैं ना, जितनी दूरी जाएंगे वही उसका आयतन है। तो गैस का आयतन उस गैस के अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। तो जो आयतन होगा ना, उसके आयतन यानी कि वॉल्यूम के अणुओं की संख्या n से दर्शा देते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। ये कोई चीज समानुपाती है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं V1 N1, अगर दूसरा है तो V2 N2। आप समझ गए। तो एवोगाड्रो का ये नियम है। तो क्वेश्चन देख लीजिए कि 200 ml आयतन में यदि मोलों की संख्या 40 है तो किस आयतन पर मोल की संख्या 60 हो जाएगी। V1 200 ml है, मोलों की संख्या यानी N1 40 है, V2 कितना है, तो इस आयतन पर ये तो पता ही करना है, अपनी मोल की संख्या 60 हो जाएगी, तो N2 है 60। तो बस V1 इक्वल ना अपॉन N1 इक्वल टू V2 N2 कर लो, सोल्व हो जाएगा। आसान है। प्रकार एवोगाड्रो के नियम से हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो लास्ट में एक नियम बचा, आदर्श गैस नियम। तो आदर्श गैस नियम क्या है, तो गैसों के व्यवहार का विश्लेषण करने वाले 3 प्रमुख नियम, बोयल का नियम, चार्ल्स का नियम और एवोगाड्रो का नियम, इनको अगर हम इकट्ठा कर देना, संयोजित कर दें, तो इकट्ठा करने पर एक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी नियम प्राप्त होता है, जिसे आदर्श गैस नियम कहा जाता है। और यह नियम गैसों के आयतन तथा उनके ताप, दाब एवं मात्रा के बीच में संबंध बताते हैं। किसके बीच में,
ताप, दाब, मात्रा और गैसों के आयतन सबके बीच में संबंध बता देते हैं। इसी को आदर्श गैस नियम कहा जाता है। तो बस इसका समीकरण आप याद रखना कि PV इक्वल टू nRT। P क्या है? प्रेशर यानी दाब। V क्या है? वॉल्यूम यानी कि आयतन, क्योंकि इन्होंने सबको इकट्ठा कर दिया और इनके बीच में रिलेशन क्या है वो बताया। P हो गया प्रेशर, दाब, और V क्या होता है? वॉल्यूम यानी कि आयतन। N क्या होता है? एवोगाड्रो वाला हमें जो मोलों की संख्या। R क्या होगा? R बताइए। तो R होगा गैस का स्थिरांक। जब भी कोई चीज़ हमें पता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सब हटाया जाता है तो एक नियतांक आता है, और ये सभी गैसों में इसकी वैल्यू सेम रहती है। E क्या होता है? टेम्परेचर यानी ताप। तो जो प्रेशर होता है, दाब होता है, ये ATM में लिया जाता है यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। जो वॉल्यूम होता है, आयतन, ये लीटर में लिया जाता है। R गैस स्थिरांक होता है जिसकी वैल्यू सबके लिए सेम होती है, सभी गैसों के लिए। और N मोलों की संख्या होती है। और टेम्परेचर आपको पता ही है, केल्विन में लिया जाता है। जब भी न्यूमेरिकल सोल्व करना होता है तब ये बता रहा हूँ। वैसे इसका जो समीकरण है यही याद रखेगा, P इक्वल टू nRT। यही एग्जाम में पूछा जाता है। ये आदर्श गैस नियम का समीकरण है, पूछा जाता है। और उसमें आप देखिए, जो आदर्श गैस नियम होती है ना, इसमें दो टर्मिनोलॉजी आपने सुनी होगी। एक होता है STP, एक होता है NTP। तो STP क्या होता है? तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो STP का मतलब होगा कि जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर हम मान के चल रहे हैं। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर होता कितना है? तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर 0 डिग्री सेल्सियस को कहा जाता है। तो जब भी कोई क्वेश्चन हो और वहाँ पर लिखा हो कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर यानी कि STP, तो समझ लीजिए कि यहाँ पर जो तापमान है ना वो 0 डिग्री सेल्सियस ले रहे हैं, और जो प्रेशर है वो 1 ATM लेकर चल रहे हैं। और जब NTP लिखा हो, NTP का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। NTP में हम जो टेम्परेचर होता है उसे 20 डिग्री सेल्सियस और जो प्रेशर होता है उसे 1 ATM मानते हैं। NTP में हम जो अपना टेम्परेचर होता है 20 डिग्री सेल्सियस मानकर चलते हैं। तो क्वेश्चन देखिए कि STP पर 56 ग्राम CO का आयतन ज्ञात करें। कितने का? 56 ग्राम CO का कार्बन मोनोऑक्साइड का आयतन आपको ज्ञात करना है। तो STP जैसे ही आ गया, आप समझ गए कि जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। आपको प्रेशर तो पता ही है कि एक होता है सबका। तो देखिए प्रेशर एक हो गया। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए फॉर्मूला है क्या। जब ऐसे STP आ जाए, NTP आ जाए, तो फॉर्मूला यही है, मैंने आपको बताया, PV इक्वल टू nRT। ये इसका फॉर्मूला है। तो सबसे पहले ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, तभी हम इसको सोल्व कर पाएंगे ना। प्रेशर तो हमें पता चल गया कि प्रेशर कितना है, 1 ATM है। प्रेशर हमें पता चल गया भाई, ठीक है। और टेम्परेचर भी पता चल गया है। टेम्परेचर कैसे पता चल गया? 0 डिग्री सेल्सियस होता है ना STP पर, तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है तो केल्विन में 273 ऐड हो जाएंगे, तो हमें टेम्परेचर भी पता चल गया। एक और चीज़ पता चल गई, R हमें पता है कि किसी का चेंज नहीं होता है, R चेंज नहीं होता। हमें ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया, और प्रेशर भी पता चल गया। आयतन यानी वॉल्यूम तो हमें पता ही करना है, तो हम पता ही करेंगे। अब बचा क्या? तो बचा N यानी कि मोलों की संख्या। तो हमें आयतन और मोलों की संख्या पता होगी, तभी हम फॉर्मूला में पुट करेंगे। यानी कि अगर इन सभी में से एक ही चीज़ हम निकाल सकते हैं ना, बाकी सब तो हमें फिल करनी पड़ेंगी। अब हम निकाल क्या पाएंगे? हम निकाल सकते हैं मोलों की संख्या। तो बताया हुआ है मोल कैसे निकालते हैं, ये सब पिछली वीडियोस आप देखेंगे तो आपने अगर देखी होंगी तो आपको पता है। जो मोल होता है वो भार बटे अनुभार से निकाला जाता है। तो भार कितना है? कार्बन मोनोऑक्साइड है, आपको पता है कार्बन का भार कितना होता है? का भार होता है 12 का। जो नंबर होता है, एलिमेंट नंबर, ये होता है ना परमाणु संख्या, भार होता है 12। एक से मैंने याद करा हुआ है। ऑक्सीजन जो होता है तो होता है 16। 12 जमा 16 कितना हो गया? 28। इसका जो भार हो गया 28 हो गया, और अणुओं का भार 28 हो गया, और टोटल भार है 56, और 56 आ गया। तो दो इसका आंसर आएगा, 2 मोलिकुल्स इसका आंसर आएगा, 2 मोल। तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे N की जगह। अब हम V निकाल लेंगे, जब इतनी चीज़ें हमने भरी दी तो एक चीज़ तो निकालनी है। अब आप इसको सोल्व करके निकाल देंगे। इस प्रकार ये क्वेश्चन सोल्व होता है। हमने STP का देख लिया, अब आप कहेंगे NTP का भी दिखा दो। NTP भी देख लो कि NTP पर 132 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन ज्ञात करें। अब हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आयतन याद करना है। तो NTP से हमें समझ आता है कि देखिए प्रेशर तो हमें पता चल गया कि 1 होगा। टेम्परेचर हमें पता है 20 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन हमें केल्विन में लेना होता है। केल्विन में लेना है तो 20 जमा 273 हम करेंगे 293 आ जाएगा। 293 इसका टेम्परेचर आ जाएगा। अब फॉर्मूला क्या होता है? आपको पता है फॉर्मूला ये है, हमें निकालना आयतन है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आयतन निकालना है, आपको पता है सब चीज़ें दी होती हैं, बस जिसका अपना N है वो निकाल लीजिए, एवोगाड्रो वाला। भार बटे अनुभार, भार कितना है? 132, अनुभार कितना है? 44। आप कहेंगे 44 कैसे आया? कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन का कितना होगा? तो कार्बन का होता है 12। ऑक्सीजन का कितना होता है? तो ऑक्सीजन का तो होता है 16, लेकिन 2 है, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दूनी 32। 12 जमा 32 कितना होगा? ये हो जाएगा 2 2 4, 1 4 44, 44। ये देखिए 44 हो गया, ऊपर 132 आ गया। तो इसका नंबर कितना आ गया? 3, और आप 3 भर देंगे, यहाँ 3 हो गया। बस आप इसको सोल्व कर दो, इसका आंसर आ गया। आसान है, इस प्रकार ये निकाला जाता है। तो इतना हमने पढ़ लिया, लेकिन लास्ट में एक चीज़ ये भी समझ लीजिए, बुटेन आपका डोल्टन का जो नियम होता है, डोल्टन ने भी एक नियम दिया है। यह नियम ये बताता है 1802 में जॉन डोल्टन ने दिया था, यह उसे डोल्टन का आंशिक दाब नियम कहा जाता है। डोल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहा जाता है। इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने ये बताया था कि डोल्टन के आंशिक दाब के नियम के अनुसार जो गैसों का मिश्रण होता है ना, का कुछ दाब मिश्रण में उपस्थित
सभी गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। तो जैसे कोई भी चीज़ है उसमें डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग गैसें डाल दी गई हैं। इनका जो प्रेशर होता है ना, इन्होंने बताया कि गैसीय मिश्रण का जो कुल दाब होगा P यानी प्रेशर टोटल होगा, ये सभी गैसों के आंशिक दाबों का जो उनके गैसों का दाब है सबको जोड़ दिया जाए। आप कहेंगे तो आसान बात है, तो वही बात बताई इन्होंने कि सबको जोड़ दिया जाए तो उसके बराबर होता है। तो बस आप याद रखिएगा कि सभी गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है क्या, कुल मिश्रण मतलब मिश्रण का कुल दाब। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि चार्ल्स के नियम को गणितीय रूप में कैसे दर्शाया जाता है। तो चार्ल्स का नियम है, आपको पता है कैसे है, V1 T1 इक्वल टू V2 T2। और ये हमें पता है कैसे चला, क्योंकि चार्ल्स का नियम है ना सी हमें पता है PC। ये इसमें जो प्रेशर यानी कि दाब दाब हटा दो तो बाकी बचा क्या, वॉल्यूम और टेम्परेचर बचा। यही इसका आंसर होगा इसमें, कौन सा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि चार्ल्स का नियम डैश के बीच संबंध दर्शाता है। चार्ल्स का नियम, प्रेशर तो कांस्टेंट है तो बचा क्या, बचा हमारा टेम्परेचर और वॉल्यूम। तो टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में ही चार्ल्स का नियम जो है दर्शाएगा, यानी कि टेम्परेचर ताप हो गया और वॉल्यूम आयतन हो गया। इसका सही जवाब क्या होगा, यहाँ पर देखिए तापमान और आयतन के बीच में संबंध दर्शाता है चार्ल्स का नियम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि चार्ल्स के नियम में दाब स्थिर रहता है, गैस के मोलों की संख्या स्थिर रहती है, या आयतन तापमान के समानुपाती होता है। तो चार्ल्स का नियम है PC, इसमें जो दाब है, प्रेशर है, वो तो स्थिर रहता है। इसका कथन तो सही हो गया। तो क्या होगा, अगर दाब अपना स्थिर है, टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में संबंध दर्शाएगा। मतलब टेम्परेचर क्या होता है, ताप, और वॉल्यूम क्या होता है, आयतन। तो आयतन और तापमान के समानुपाती होता है। ये भी उन्होंने सही बताया था कि अगर दाब को स्थिर रखेंगे, जितना हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना आयतन बढ़ेगा, समानुपाती होगा। ये भी सही है। गैस के मोलों की संख्या स्थिर होती है, ये भी सही है, क्योंकि अगर गैस के जो मोलों की संख्या वो भी स्थिर ही रहेगी, इन्होंने ये बताया, क्योंकि जो इसका प्रेशर है, दाब स्थिर है, मोलों की संख्या भी स्थिर रहेगी। में जो ऑप्शन बी है ये भी सही है। तो इसमें कौन सा कथन सही होगा, तो A, B और C कहाँ पर है, ये रहा, तीनों ही सही है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अब प्रश्न चलते हैं कि बॉयल का नियम डैश के बीच संबंध प्रदान करता है। आप देखिए यहाँ पर जब इतनी चीजें आती है ना तो आप कंफ्यूज हो ही जाएंगे, आपने जितना मर्जी पढ़ा हो, लेकिन जब आप ट्रिक लगाएंगे, जो बॉयल का नियम होता है इनके बीच संबंध प्रदान करता है हमें बॉयल का नियम बी बी हो गया, ये बॉयल का नियम होगा। तो जो टेम्परेचर होता है ना, यानी कि टेम्परेचर मतलब ताप, ताप स्थिर रहेगा। तो इसमें ऑप्शन में कहीं पर भी ताप आ जाए ना तो उनके बीच में वो हटा दो, क्योंकि ताप के बीच में रिलेशन बताया गया नहीं। तो बताएगा किसके बीच में, तो प्रेशर और वॉल्यूम। प्रेशर क्या होता है, दाब, और वॉल्यूम क्या होता है, आयतन। तो दाब और आयतन के बीच में संबंध प्रदान करता है। तो देख लीजिए दाब और आयतन कहाँ पर है, डी इसका सही जवाब है। इस प्रकार मैं आपको इसलिए बताता हूँ क्योंकि जब परीक्षा होती है तो इस प्रकार क्वेश्चन को डील किया जाता है। तो दाब और आयतन के बीच में संबंध प्रदान करता है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि बॉयल के नियम के अनुसार कौन सा कथन है सही है, कौन सा सही कथन है। सही कथन कौन सा है, तो आपको पता ही है कि जो बॉयल ने नियम दिया था ना, बॉयल का नियम है, उन्होंने बताया था कि जितना अपना प्रेशर बढ़ेगा उतना जो वॉल्यूम है, आयतन है, कम होगा। मतलब कि प्रेशर जो वॉल्यूम है इसके बीच में व्युत्क्रमानुपाती उन्होंने बताया था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार गैसों के मिश्रण का दाब घटक गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। अब आप कहेंगे ये कहीं देखेला देखेला लगता है, तो आपको पता ही है ये कहाँ पर है, डाल्टन का नियम। डाल्टन ने बताया था ना कि आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि गैलुसाक के नियम को लागू करने के लिए कौन से दो मानदंड स्थिर होने चाहिए, यानी कि कौन सी चीजें स्थिर होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। गैलुसाक यानी कि जी जब वॉल्यूम स्थिर रहेगा, क्या रिलेशन किसके बीच में आएगा, तो टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में आएगा। यहाँ पर अगर कहीं पर स्थिर वाला पूछा गया तो टेम्परेचर और प्रेशर आ गया तो वो तो स्थिर होगा ही नहीं, इन दोनों में से कोई भी एक चीज आ गई वो तो स्थिर है नहीं। तो खाली आयतन, यहाँ पर आप देख रहे हैं आयतन स्थिर रखा गया है, टेम्परेचर ताप और अपना प्रेशर होता है दाब, इन दोनों के बीच में तो ये स्थिर है ही नहीं। ताप और दाब जहां दिख गया हटा दो, ताप दिख गया हटा दो, क्योंकि स्थिर है ही नहीं। आयतन और ताप दिख गया, ये भी स्थिर है ही नहीं। ताप और ताप ये दोनों स्थिर कहाँ पर है, इसको तो लिया नहीं गया। आयतन, हाँ आयतन को स्थिर किया गया, और मोस्ट गैसों की मात्रा भी स्थिर होती है, आयतन स्थिर है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। इस प्रकार क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे। अगला प्रश्न है कि किसी गैस को दबाने पर क्या होता है, केवल दाब बढ़ता है। दबाने पर दाब तो बढ़ेगा, लेकिन केवल का है नहीं, जरूरी नहीं कि केवल दाब बढ़े। आयतन बढ़ता है, ऐसे कैसे, आयतन तो कम होगा, कोई चीज हम दबा रहे हैं, दबाने पर आयतन तो कम होना चाहिए, गलत है। दाब तथा ताप दोनों बढ़ते हैं, दाब तथा ताप दोनों बढ़ते हैं, ये सही है। कि कोई भी चीज है, कोई भी गैस है, अगर उसे हम दबाएंगे ना तो दाब यानी कि उसको प्रेशर तो बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो दाब तथा ताप दोनों बढ़ते हैं। मैं क्या कि दाब बढ़ता है लेकिन ताप घटता है, तो ये भी गलत है। दाब तथा ताप दोनों ही बढ़ जाते हैं किसी गैस को हम दबाते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न चलते हैं कि आदर्श गैस समीकरण कौन सा है, बताइए इनको देखकर कि कौन सा समीकरण सही है। तो आपको पता ही है ये वाला समीकरण सही है।
आगे चलते हैं कि किस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस का आयतन ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती किसने दिया था? ये नियम आपको पता है, बोयल भैया ने दिया था। तो वो कहाँ पर है? ये रहा बोयल का नियम। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि चार्ल्स के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर है? चार्ल्स यानी कि पीसी, तो क्या स्थिर है? निम्न में कौन सी चीज स्थिर पूछे ना, तो पी यानी कि दाब, जैसे हम दबाव या दाब कह देते हैं, दाब स्थिर है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा।